हेलो दोस्तों नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर का जो है हम लोग हिंदी का संपूर्ण पेपर को जो है बिल्कुल हल करने वाले हैं और यहाँ पे जो है 2017 का पेपर हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। इसमें जो है संपूर्ण पेपर का मतलब ये हुआ कि बहुविकल्पीय प्रश्न और उसके बाद में अतलघु उत्तरीय प्रश्न और उसके बाद में लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है बिल्कुल पूरी तरह से जो है हम लोग समाप्त करने वाले हैं। पेपर की बात करें तो ये पेपर नंबर 6 है और इसके पहले का जो है आप लोग 2016 का पेपर नहीं देखे हैं, तो आप लोग चैनल पर जाकर जो है देख सकते हैं वहाँ पे। और इसके अलावा अगर अदर सब्जेक्ट का पेपर आप लोग देखना चाहें तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पे जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है आप सभी लोगों को मिल जाएगा प्रीवियस ईयर का, ठीक है? और जितने भी पेपर 1 से लेकर पेपर 7 तक जितना भी क्लास हुआ है सेकंड सेमेस्टर का सभी का जो है वहाँ पे लिंक आप सभी लोगों को मिल जाएगा। बिल्कुल आप लोग देख के जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अदर सब्जेक्ट का यहाँ पे जैसे 16, 17, 18, 19, 20, 22 यानी अदर सब्जेक्ट का बिल्कुल हमने कंप्लीट करा दिया है। आप लोग अगर देखना चाहें तो देख सकते हैं। ये हिंदी का चल रहा है, 2016 का हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज के वीडियो में 2017 का जो है हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है? तो आप लोग जो है लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा और इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ से जो है आप लोग ज्वाइन करके देख सकते हैं, ठीक है? तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं 2017 का यहाँ क्वेश्चन पेपर। यहाँ पे दिया हुआ है कि ये पूर्णांक जो होता है ये 25 नंबर का होता है और जो समय मिलता है आपको 1 घंटे का जो है इसमें समय मिलता है। अगर हम क्वेश्चन फॉर्मेट की बात करें तो इसमें जो है जो अति लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसका जो है ये 25 शब्दों में लिखना होता है और लघु उत्तरीय प्रश्न को जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं, अगर आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है? और अभी तक जो लोग चैनल को वीडियो को लाइक नहीं किए, लाइक तो बाद में भी कर सकते हैं, वीडियो आप लोग देखने के बाद लाइक करिए, दिक्कत नहीं है, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि देवनागरी लिपि की विशेषता से संबंधित नहीं है। यानी देवनागरी लिपि की क्या विशेषता होती है इससे जो संबंधित नहीं है उसको यहाँ पे हमको लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे जो जो देवनागरी लिपि की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है? ध्यान देना, जो बोला जाता है वही लिखा जाता है या एक वर्ण में दूसरे का भ्रम नहीं होता है। शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए होता है या एक वर्ण संकेत के अनिवार्यता एक ही ध्वनि व्यक्त होती है। तो इसका राइट आंसर होगा कि शिरोरेखा का प्रयोग अनावश्यक केवल अलंकरण के लिए करते हैं। तो यहाँ पे पूछा गया कि कौन सा जो है देवनागरी लिपि की विशेषताओं से संबंधित नहीं है। तो हम जो शिरोरेखा क्या होता है, जैसे हमने यहाँ पे लिखा अलंकरण, अलंकरण, ठीक है? इस प्रकार से लिखा। अगर इसके ऊपर जो इस प्रकार से हम रेखा जो खींचते हैं, शिरोरेखा इसे कहते हैं, ठीक है? किसी के सिर के ऊपर रेखा खींचना, इसीलिए नाम पड़ा है शिरोरेखा। तो शिरोरेखा का जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ वस्तुनिष्ठ है तो इसके ऊपर जो लिखा हुआ है ये शिरोरेखा है, जो रेखा पाड़ी गई है, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे कौन-सा संबंधित नहीं है, तो यहाँ पे केवल अलंकरण के लिए करते हैं। यही जो है ये अनावश्यक रूप से बोल रहा है, तो इसीलिए ये जो है आपका गलत है, जो कि सही हो जाएगा। सेकंड में दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या होती है? भाषा जो हम बोलते हैं, उसकी सबसे छोटी इकाई क्या होती है? व्यंजन होती है या शब्द होता है, स्वर होता है या वर्ण होता है? तो अगर हम बात करें भाषा की सबसे छोटी इकाई, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई आपका जो है वर्ण हो जाएगा। उसके बाद में हम यहाँ पे थर्ड नंबर की बात करते हैं, यहाँ पे जो है वर्णमाला का आशय क्या होता है? वर्णमाला मीन्स क्या होता है कि वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है वर्णमाला कहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि शब्द के समूहों को कहते हैं या वर्णों के संकलन से कहते हैं या वर्णों के व्यवस्थित समूह से कहते हैं या शब्द रचना से कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ये सही हो जाएगा, वर्णों के व्यवस्थित समूह को जो है हम वर्णमाला कहते हैं। अब यहाँ से वर्णों के व्यवस्थित मतलब क्या होता? जैसे यहाँ पे छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, का हो गया, खा हो गया, गा हो गया। तो इसको एक सिस्टम से रखा गया है, ठीक है? ये स्पर्श व्यंजन है, अस्पर्श व्यंजन है, ये आपका स्वर है। अब इसको हम इधर-उधर रख दें, जैसे यहाँ छोटा आ हो गया, का हो गया, फिर गा हो गया, फिर यहाँ पे अंगा हो गया, ठीक है? इस प्रकार अगर लिख दें तो ये व्यवस्थित नहीं है, ठीक है? इसको एक अरेंजमेंट में यानी सुव्यवस्थित ठीक प्रकार से रखा गया है, इसीलिए यहाँ पे वर्णों के व्यवस्थित समूह को यहाँ पे ये व्यवस्थित है।
तो व्यवस्थित जो वर्णमाला को जो वर्ण होता है, वर्ण को हम एक व्यवस्थित समूहों में रखते हैं, तो उसी को कहते हैं वर्णमाला। ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे दिया है, हिंदी भाषा में मूलतः वर्णों की संख्या मानी जाती है। जो हिंदी भाषा होती है, इसमें मूलतः जो वर्ण होते हैं, टोटल वर्ण होते हैं, वो संख्या कितनी मानी जाती है? 55 माना जाता है, 52, 50 या 48? तो इसमें जो है 52 माना जाता है। जब आप लोग कंपटीशन की तैयारी करेंगे तो अलग अलग लोगों के अनुसार जो है इसमें अलग अलग माना गया है। उसके बाद में हम यहाँ पे जो है इसके आगे की हम बात करते हैं। यहाँ पे दिया है 5 नंबर में कि यहाँ पे आपके 5 नंबर में क्या दिया हुआ है कि अयोगवाह है। तो अयोगवाह क्या होता है, इसके बारे में हम लोग सबसे पहले जानते हैं। ठीक है। अयोगवाह जो होता है, अयोगवाह, ठीक है। इसके बारे में हम जो जानते हैं कि अयोगवाह आखिर होता क्या है। तो अयोगवाह उसे कहते हैं, यह ना तो स्वर होता है और ना ही व्यंजन होता है, अपितु यह स्वर और व्यंजन के बीच की कड़ी होता है। यानी यह ना स्वर होता है, ना ही व्यंजन होता है, ना ही व्यंजन होता है। ये स्वर और व्यंजन, ये बीच में जो होता है, ये बीच की कड़ी को दर्शाता है अयोगवाह। ठीक है। अगर अयोगवाह की संख्या की बात करें तो अयोगवाह की संख्या जो है 2 होती है। कौन कौन सी? एक हो गया ये अंगा हो गया, इसे अंगा कहते हैं, और ये आ हो गया। ठीक है। तो इस प्रकार से इसकी संख्या 2 हो गई। यहाँ पे अयोगवाह है, ये विसर्ग होता है या अल्पप्राण होता है, महाप्राण होता है या संयुक्त व्यंजन होता है। तो संयुक्त व्यंजन में ये आपका होता है छात्र, या, और उसके साथ ये सरा होता है। ठीक है। अल्पप्राण तो ये अलग हो जाता है। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त स्वर की बात हम लोग इसके पहले वाले वीडियो यानी 2016 वाले वीडियो में हम लोग कर चुके हैं। जो 2016 का पेपर हम सॉल्व कर रहे थे, तो वहां पे जो है हम लोग कर चुके हैं। तो अगर हम इसकी बात करें, यहाँ पे अयोगवा जो होता है, ये विसर्ग होता है। ये विसर्ग यहाँ पे देख सकते हैं, ये विसर्ग है। ये आपका ये जो होता है, ये विसर्ग होता है। ठीक है। अयोगवा एक विसर्ग होता है। उसके बाद में इसके आगे हम लोग यहाँ पे जो है आप सभी लोगों को इसका पीडीएफ जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। वहाँ पे इसका ये पांचों क्वेश्चन जो आता है ऑब्जेक्टिव में, 5 क्वेश्चन टोटल आता है, तो इसका जो है ये आंसर की बिल्कुल वहाँ पे आपको सॉल्व करके दिया हो रहा है। तो पीडीएफ जो है आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। अभी तक जो लोग ज्वाइन नहीं किए हैं टेलीग्राम चैनल, ज्वाइन कर सकते हैं। अब हम देखते हैं अतिलघु उत्तरीय प्रश्न। ठीक है। इसको हमको 25 शब्दों में लिखना होता है, और जो लघु उत्तरीय प्रश्न होता है इसको हम 75 शब्दों में लिखते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि हिंदी भाषा के व्यंजन वर्णों के उच्चारण स्थानों के नाम लिखिए। जो मतलब जिससे जैसे काखा गाघा अंगा हो गया, इन सभी का जो उच्चारण स्थान होता है उसके बारे में हमको लिखना है। तो जो है यहाँ पे कंठ हो गया, ताल हो गया, मूर्धा हो गया, दंत हो गया, ओष्ठ हो गया, कंठताल हो गया या कंठोष्ठ हो गया, दंतोष्ठ हो गया। तो जैसे जितने भी वर्ड होते हैं, वर्डों का जो उच्चारण स्थान होता है, इसके बारे में हम लोग जब राजन सीरीज कर रहे थे वहां पे बिल्कुल विस्तार से, यानी जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोग बिल्कुल विस्तार से जो है एनालिसिस किए हैं एक एक क्वेश्चन का। तो आप लोग नहीं देखें तो वहां पे राजन सीरीज बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप लोग जाकर जो है वहां पे देख सकते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उच्चारण स्थानों के केवल नाम लिखना, तो नाम हमने जो है यहाँ पे देख लिए हैं। उसके बाद में यहाँ पे 7 नंबर में दिया है कि संयुक्त अक्षर व्यंजनों को लिखिए। इसके बारे में ये देखिए, ये कितना इंपॉर्टेंट है। ये घूम घूम के जो है यही आपके एग्जाम में बनता है। तो आप लोगों से यही गुजारिश है कि केवल आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर लीजिए। अगर कुछ नहीं पढ़ पा रहे हैं तो आप सभी सब्जेक्ट का प्रीवियस ईयर जितना भी कराए हैं वो प्ले लिस्ट देख लीजिए। अगर आपके पास समय नहीं है राजन सीरीज पढ़ने का, थ्योरी पढ़ने का, तो आप लोग केवल जो है प्रीवियस ईयर देखिए। 101% जो है आप लोगों का बैक नहीं लगेगा, ये गारंटी है। ठीक है। लेकिन हाँ, उसमें भी जो है लापरवाही मत कीजिएगा। तो हम लोग देखते हैं संयुक्त व्यंजनों को जो है लिखना। ये संयुक्त स्वर नहीं कभी पूछा जाता है, संयुक्त व्यंजन के बारे में पूछा जाता है। तो संयुक्त व्यंजन की संख्या जो है 4 होती है। यहाँ पे संयुक्त अक्षर व्यंजनों में 2 या 2 से अधिक व्यंजनों का जो है इसमें मेल होता है। ठीक है। तब उसके बाद में जो है संयुक्त अक्षर बनते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे 4 होता है इसकी संख्या। अगर हम यहाँ पे इसके बारे में हम बात करे थे, छा जो बनता है ये का और सा वर्णों से व्यंजन से बनता है। ठीक है। उसके बाद में आपका तरा होता है, तो इसमें ता हो गया और रा हो गया, मिलकर बनता है। उसके बाद में यहाँ पे ज्ञा आता है, तो ज्ञा आपका जो जा से बनता है, जा और ज्ञा से, इस प्रकार से। उसके बाद में आपका सरा हो गया, तो सरा जो है ये बड़ा सा से और उसके बाद में रा से बनता है।
तो यही जो है घूम-घुमा के जो है आपके एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन आता है, संयुक्त ये संयुक्त अक्षर, ठीक है? तो यही पूछा जाता है बार-बार। संयुक्त वर्ण, संयुक्त स्वर के बारे में आज तक नहीं पूछा गया है, केवल संयुक्त वर्ण के बारे में पूछा जाता है। तो संयुक्त वर्ण के बारे में ये छात्रक ज्ञान, इसके बारे में ये आप लोग जो है याद कर लीजिएगा, किससे-किससे बनता है, याद कर लीजिएगा। 8 नंबर में यहाँ पे दिया है कि छा, वर्ण किसके योग से बना है, यहाँ पे देखिए 8 नंबर में वही आ गया। अब यहाँ पे छा की बात कर रहा है तो ये का और सा से जो मिलकर बनता है, यहाँ पे देख सकते हैं का और सा से मिलकर ये योग से जो है बनता है। उसके बाद में 9 नंबर की हम बात करते हैं। 9 नंबर में क्या दिया है कि समानार्थी शब्द का आशय क्या होता है? तो समानार्थी, समान अर्थ जिसका जो है इसका तात्पर्य यही होता है कि समान अर्थ जिससे निकले। यानी कोई शब्द हो गया, एक शब्द का जो है समान अर्थ निकले उसी को हम कहते हैं समानार्थी शब्द कहते हैं। इसका रूप क्या होता है? शब्द एक होता है लेकिन रूप जो होता है इसका अलग-अलग यानी भिन्न-भिन्न होता है। उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे जैसे जल हो गया, जल को हम पानी कहते हैं। जैसे सूर्य हो गया, सूर्य को जो है रवि कहते हैं, ठीक है? उसके बाद में हम 10 नंबर की बात करते हैं। 10 नंबर में दिया है कि व्यंजन का अपर्याय क्या होता है? जो एक स्वर होता है, स्वर और व्यंजन, व्यंजन होता है, ठीक है? अगर स्वर पूछ ले तो स्वर जो है ये स्वतंत्र रूप से जो है उच्चारित किया जाता है, इसको मतलब किसी की आवश्यकता नहीं होती है इसको बोलने के लिए। लेकिन हम व्यंजन की बात करते हैं तो व्यंजन का मतलब ये होता है जो स्वरों की सहायता से बोला जाता है। स्वरों की सहायता का मतलब ये हो गया जैसे यहाँ पे का हो गया, अगर हम का को लिखते हैं इसमें जो है इसमें स्वर भी समाहित है। किस प्रकार से यहाँ पे देखिए, का हो गया और आ हो गया। यहाँ पे हलंत लगाएँगे तो यहाँ पे आपका ये स्वर आपको देखने को मिलता है, का में किस प्रकार से हम स्वर को जो है स्वर की सहायता से हम व्यंजन की उच्चारण करते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे वही लिखा है कि व्यंजन का अपर्याय क्या होता है, अब तो आप लोगों को पता हो गया होगा। तो यहाँ पे लिखा है कि व्यंजन वह वर्ण होते हैं, ठीक है? जो बिना स्वर के उच्चारण नहीं किए जा सकते, यानी इसका मतलब ये है कि जो स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। इनका उच्चारण जो है किसी स्वर की सहायता से ही होता है। हिंदी में व्यंजनों की संख्या की बात करें तो 33 व्यंजन जो है माने जाते हैं। 11 नंबर में दिया हुआ है कि हिंदी भाषा की कौशल के नाम लिखिए। जो हिंदी भाषा में स्किल होता है, हिंदी किसी भी भाषा को बोलने के लिए, समझने के लिए किस प्रकार से हम कौशल का प्रयोग, स्किल का प्रयोग करते हैं, उसके बारे में लिखना है। तो आपके हिंदी में जो सिलेबस है, वहाँ पे हिंदी भाषा में 4 कौशल की बात कर रहा है। एक हो गया श्रवण कौशल, जो हम सुनते हैं, वाचन कौशल बोलते हैं, लेखन कौशल लिखते हैं, लेकिन भाषण कौशल भाषण देते हैं, ठीक है? तो इस प्रकार से यहाँ पे हिंदी में आपके यहाँ पे 4 मुख्य कौशल होते हैं। उसके बाद में हम देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। ये जो है 75 शब्दों में लिखना होता है। तो विराम चिन्ह कितने प्रकार के होते हैं, इसको हम जो है विस्तार से जो है बात करेंगे कि अलग-अलग विराम चिन्ह कितने होते हैं और उसके उदाहरण के बारे में बात करेंगे। उसके प्रत्येक प्रतीक के बारे में बात करेंगे, जैसे पूर्ण विराम हो गया, प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। इसका जो सिंबल क्या होता है, ठीक है? और इसका उपयोग क्या होता है, इसके बारे में बिल्कुल विस्तार से जो है हम लोग बात करेंगे। तो यहाँ पे विराम चिन्ह के बारे में हम लोग बात करें तो यहाँ पे जैसे हो गया 12 प्रकार के विराम चिन्ह होते हैं। तो हम लोग आज के वीडियो में यहाँ पे इस 2017 के प्रीवियस ईयर में हम लोग विराम चिन्ह के बारे में विस्तार से बात करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इधर विराम चिन्ह के बारे में दिया है, यहाँ पे ये आपका प्रतीक हो गया, ये उपयोग इसका क्या होता है और उदाहरण यहाँ पे दिया है, ठीक है? तो एक-एक करके हम 12 विराम चिन्हों के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे दिया है पूर्ण विराम। पूर्ण विराम का यहाँ पे प्रतीक देख सकते हैं और उसके बाद में इसका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है कि वाक्य के अंत में किया जाता है। जैसे वह स्कूल गया, ये आपका ये पूर्ण विराम है। प्रश्नवाचक चिन्ह, ये आपका ये सिंबल हो गया, प्रतीक हो गया। इसका हम प्रयोग कहाँ उपयोग करते हैं तो किसी प्रश्न के अंत में उपयोग करते हैं जहाँ पे किसी भी सेंटेंस मतलब वाक्य जो हो गया उससे ये भाव प्रकट हो कि उससे प्रश्न पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें तो यहाँ पे है कि तुम कहाँ जा रहे हो? यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रश्नवाचक चिन्ह हो गया। उसपे बाद में हम देखते हैं यहाँ पे 3rd नंबर की बात करते हैं विस्मयादि बोधक चिन्ह। इसमें क्या होता है ये साइन होता है, इस प्रकार से ये साइन होता है, ठीक है? यहाँ पे दिया है कि आश्चर्य, खुशी, दुःख या भावनाओं को प्रकट करने के लिए हम जो है विस्मयादि बोधक चिन्हों का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे अरे! यह कितना सुंदर है, ठीक है? किसी के बारे में यहाँ पे कहा जा रहा है कि अरे! यह कितना सुंदर है। तो आश्चर्य यहाँ पे जो है प्रकट किया जा रहा है कि अरे! यह कितना सुंदर है, इतना सुंदर नहीं होना चाहिए इसको, ठीक है? तो यहाँ पे हमने जो है विस्मयाद बोधक चिन्ह के बारे में बात किया। उसके बाद में अल्प विराम के बारे में हम बात करते हैं। अल्प विराम का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो है
ये थोड़ी समय के लिए रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है और इसको अल्पविराम के बारे में अगर हम इम्पोर्टेंट बात की बात करें तो यहाँ पे इसका मतलब ये होता है कि ये जो पूर्ण विराम आपका होता है ये वाक्य जो सेंटेंस रहता है उसके अंत में किया जाता है। यहाँ पे जैसा कि हमने देखा वाक्य के अंत में किया जाता है। लेकिन अल्प विराम की बात करें तो अल्प विराम का मतलब होता है कि ये वाक्य के बीच में किया जाता है, ठीक है? तो दोनों में पूर्ण विराम और अल्प विराम के बारे में हम लोगों ने देखा कि अंतर क्या होता है, ठीक है? और अर्ध विराम का भी प्रयोग जो है बीच में किया जाता है, वाक्यों के बीच में किया जाता है, ठीक है? तो यहाँ पे अल्प विराम के बारे में हम बात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं ये साइन होता है अल्प विराम का। उसके बाद में वाक्य में थोड़े समय के लिए जो है रोकने के लिए इसके संकेत के लिए प्रयोग किया जाता है, यानी थोड़े समय के लिए जब हम रुकते हैं तो अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे है सेब, केला और आम। तो यहाँ पे अल्प विराम का जो हमने प्रयोग किया, अल्प विराम का आप लोगों को स्पष्ट हो गया होगा। अब हम देखते हैं अर्धविराम का प्रयोग, ठीक है? तो वाक्य के 2 हिस्सों को जो है जोड़ने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पे दिया है कि मुझे किताब पढ़नी थी लेकिन समय नहीं मिला। ये दोनों जो है वाक्य उपवाक्य है, ये वाक्यों को 2 हिस्सों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे ये वाक्य का एक हिस्सा ही है, मुझे किताब पढ़नी थी, उसके बाद में यहाँ पे कंप्लीट नहीं हुआ है, लेकिन समय नहीं मिला, ठीक है? तो वहाँ पे अल्पविराम का प्रयोग किया जाता है, जहाँ पे वाक्यों को 2 हिस्सों में जोड़ने के लिए किया जाता है। उसके बाद में यहाँ पे द्विबिंदु का प्रयोग जो इसे द्विबिंदु कहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं, ये अल्पविराम का साइन हो गया, अर्धविराम का। यहाँ पे किसी सूची, व्याख्या या उदाहरण देने के लिए जो है इसका द्विबिंदु का प्रयोग किया जाता है। जैसे मुझे ये चाहिए, क्या-क्या चाहिए? पेंसिल हो गया, रबड़ हो गया और कागज हो गया, ठीक है? तो इसको सूची, व्याख्या या उदाहरण के लिए जो है किया जाता है। अब हम देखते हैं उद्धरण चिन्ह क्या होता है। उद्धरण चिन्ह में क्या होता है कि किसी के कहे गए वाक्यों को जो है उद्धृत करने के लिए यहाँ पे किया जाता है, ठीक है? उद्धरण चिन्ह यहाँ इस प्रकार से जो है प्रयोग किया जाता है। जैसे उसने कहा, मैं अभी आ रहा हूँ, यहाँ पे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया गया है, ठीक है? उसके बाद में कोष्ठक का प्रयोग तो अतिरिक्त जानकारी या स्पष्टीकरण के लिए जो है यहाँ पे हम जो छोटा कोष्ठक होता है इसका प्रयोग करते हैं। इसके बाद में मझला कोष्ठक होता है, बेसिस ऑफ ब्रैकेट इसे कहते हैं, ठीक है? तो कोष्ठक यहाँ पे हम प्रयोग करते हैं, जैसे यहाँ पे कोई जानकारी अतिरिक्त जानकारी हो गया और किसी चीज का स्पष्टीकरण करने के लिए हम कोष्ठक का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ पे हो गया दिल्ली बहुत सुंदर है। तो दिल्ली जो है कि भारत की राजधानी है, तो इसको हमने स्पष्ट कर दिया कि दिल्ली जो है भारत की राजधानी है, जो कि बहुत सुंदर है। उसके बाद में हम देखते हैं कि योजक चिन्ह का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसको जो है 2 शब्दों को जोड़ने के लिए जो है इसका प्रयोग किया जाता है। जैसे मित्र, भाव, ठीक है? जैसे माता-पिता। त्रुटि चिन्ह क्या होता है? जैसे किसी में जो है त्रुटि हो जाए तो वहाँ पे त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य अधूरा होने का संकेत। जैसे वह बोलने ही वाला था कि, ठीक है? यहाँ पे वाक्य जब अधूरा होता है तो उसका संकेत के लिए त्रुटि चिन्ह का प्रयोग करते हैं। अनुस्वार क्या होता है? तो अनुस्वार और विसर्ग के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं इसके पहले। तो अनुस्वार क्या होता है? एक बिंदी के द्वारा और इसको जो है यहाँ पे देख सकते हैं ये विसर्ग का साइन होता है। अनुस्वार में जैसे नासिक की ध्वनियों को जो है व्यक्त करने के लिए और पारंपरिक शब्दों और पवित्र ग्रंथों में इसका जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। जैसे रामा, विष्णु, मंथन, संसार, ठीक है? तो हमने देखा यहाँ पे 12 प्रकार के जो विराम चिन्ह होते हैं उसके बारे में हमने संपूर्ण यहाँ पे विश्लेषण किया, ठीक है? उदाहरण देखें उसका साइन क्या होता है सभी के बारे में बात की। अब हम लोग यहाँ पे 13 नंबर की बात कर रहे हैं। यहाँ पे दिया है कि अशुद्ध उच्चारण की किन्हीं 4 कारकों का उल्लेख कीजिए, ठीक है? यानी हम किसी भी शब्द का हम जब उच्चारण करते हैं तो उसका क्या कारक है कि जो कारक प्रभावित करते हैं कि किस प्रकार से हम उस शब्द का जो है उच्चारण हम गलत प्रकार से करते हैं। इसको यहाँ पे कारक के बारे में लिखना है, तो हमको केवल 4 कारक के बारे में लिखना है, ठीक है? तो यहाँ पे दिया है कि भाषाओं का प्रभाव, जैसे जहाँ पे क्षेत्रीय भाषाओं का प्रभाव जैसे क्षेत्रीय भाषा में कुछ शब्द हो गया उसको अलग प्रकार से बोला जाता है, तो ये अशुद्ध उच्चारण वहाँ पे जो है बनता है, क्षेत्रीय भाषा का प्रभाव वहाँ पे देखने को मिलता है। उसके बाद में शिक्षकों द्वारा अशुद्ध उच्चारण कोई टीचर हो गया अगर क्लास में वहाँ पे पढ़ा रहा है बच्चों को, अगर टीचर ही गलत उच्चारण करेंगे तो वहाँ पे बच्चों को जो है गलत उच्चारण याद होंगे, तो ये भी एक कारक हो गया। उसके बाद में स्वर और व्यंजनों के गलत ज्ञान,
कौन-सा मतलब वर्ण जो होता है, स्वर होता है और कौन-सा व्यंजन होता है, इसके बारे में अगर बच्चों को गलत जानकारी है, तो वहाँ पे अशुद्ध उच्चारण उनको जो है करना पड़ेगा। उसके बाद में है सुनने और बोलने का अभ्यास कम होना। अगर कोई बोल रहा है तो वहाँ पे अगर ठीक प्रकार से सुनाई नहीं दे रहा है, सुनते नहीं है, वो ठीक प्रकार से बोलने वाला व्यक्ति बोलता नहीं है, तो वहाँ पे अगर बोलने और सुनने में दिक्कत है, तो आपको जो है गलत उच्चारण जो है आप लोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो अशुद्ध उच्चारण किया जाता है, उसके क्या-क्या कारक होते हैं, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे हम बात करते हैं 14 नंबर। 14 नंबर में दिया कि छात्रों के अशुद्ध उच्चारण सुधार हेतु ध्यान देने वाले बिंदुओं का उल्लेख कीजिए। अभी हमने देखा कि जो अशुद्ध उच्चारण होते हैं, उसके कारक क्या होते हैं? किस प्रकार से बच्चों में अशुद्ध उच्चारण की आदत लगती है, ठीक है? किस प्रकार से उच्चारण जो होता है, उसका गलत उच्चारण बच्चे करते हैं। अब हम देखते हैं जो अशुद्ध उच्चारण होता है, उसको किस प्रकार से हम मतलब सुधार कर सकते हैं, उसको ध्यान रखने योग्य बिंदुओं को जो है यहाँ पे लिखना है। तो किन-किन बातों को हम लोग ध्यान रखेंगे जिससे जो है बच्चे को जब हम पढ़ाएँ तो वो ठीक प्रकार से उच्चारण कर सके? तो निम्नलिखित बिंदुओं को हम देख सकते हैं कि सही उच्चारण के लिए श्रवण कौशल का विकसित करना। यानी कोई भी उच्चारण के लिए ठीक प्रकार से अगर हम उच्चारण करना चाहते हैं तो उसके लिए ये आवश्यक है कि कोई भी व्यक्ति बोल रहा है तो उसके लिए हमको श्रवण कौशल की आवश्यकता होती है। श्रवण कौशल जो है विकसित करना चाहिए। यानी ठीक प्रकार से अगर आपको सुनाई दे रहा है तो वहाँ पे आप उच्चारण ठीक प्रकार से कर ले जाएँगे। उसके बाद में है कि ध्वनियों का सही ज्ञान होना। जो ध्वनि होती है, वर्ण होती है, वर्णों को वर्ण की जो धुन होती है, ध्वनियों का जो है ठीक प्रकार से ज्ञान होना चाहिए। जैसे यहाँ पे है अभ्यास हेतु छात्रों को प्रोत्साहित करना। जो उच्चारण होता है, उच्चारण का एक अभ्यास होना चाहिए और क्षेत्रीय प्रभाव का वहाँ पे जो है अशुद्ध उच्चारण में पड़ता था, तो यहाँ पे जो है क्षेत्रीय प्रभाव को जो है पहचान कर उसे सुधारना चाहिए कि जो क्षेत्रीय प्रभाव हो गया मतलब जो क्षेत्रीय प्रभाव होता है उसमें कौन-सी अशुद्धियाँ हैं उच्चारण में, उसको हमको पहचान कर जो है उसमें सुधार करना चाहिए। 15 नंबर में दिया है कि उच्चारण शिक्षा की विधियों का संक्षिप्त उल्लेख कीजिए। जो उच्चारण शिक्षण होती है उसको विधियाँ मतलब किस प्रकार से हम जो उच्चारण किया जाता है उसको किस प्रकार से हम ठीक प्रकार से उच्चारित कर सकते हैं, इसकी शिक्षण विधियाँ जो होती है, टीचिंग मेथड होता है, कौन-कौन सी विधियाँ होती है, इसके बारे में हमको संक्षिप्त में बताना है। ठीक है? तो यहाँ पे हम जो है 4 उच्चारण शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं। फर्स्ट दिया है कि श्रवण विधि। श्रवण विधि मतलब हो गया श्रवण मतलब यहाँ पे संदर्भ है कि सुनने की विधि। यहाँ हम विधि का प्रयोग करेंगे जो सुनते हैं। यानी सही उच्चारण सुनने का जो है अभ्यास करना ये श्रवण विधि हो गया। मौखिक अभ्यास विधि यानी बोलने का जब हम किसी शब्द का उच्चारण करते हैं तो वहाँ पे जो बोलने का नियमित अभ्यास करते हैं तो कोई भी शब्द हो गया तो उसमें उच्चारण जो होता है ठीक प्रकार से हम उच्चारित कर सकते हैं। उसके बाद में अनुकरण विधि, यानी अनुकरण मीन्स होता है सुनकर और मतलब सुनकर नकल करना, ठीक है? अनुकरण मतलब यही होता है कि सुनकर नकल करना देखकर, ठीक है? तो जैसे कोई टीचर हो गया, टीचर उच्चारण जब कर रहा है तो उसका हम नकल करना चाहिए, ठीक है? किस प्रकार से उच्चारण कर रहा है, किस शब्दों का। उसके बाद में है रिकॉर्डिंग विधि। रिकॉर्डिंग विधि मतलब छात्रों को उनकी रिकॉर्डिंग सुनाकर भी जो है, जो शब्द होते हैं उच्चारण से संबंधित जहाँ पे गलतियाँ होती हैं, उसके उच्चारण मतलब रिकॉर्डिंग सुनकर भी जो है उच्चारित ठीक प्रकार से कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पे 16 नंबर में दिया है कि छात्रों में अपेक्षित लेखन कौशलों का विकास किस प्रकार से किया जा सकता है। अपेक्षित मतलब होता है कि मतलब जितना ठीक प्रकार से लिख पाएँ वो। लेखन कौशल का विकास हम किस प्रकार से बच्चों में, छात्रों में कर सकते हैं। तो लेखन का जो है अभ्यास कराकर कर सकते हैं। वाक्य संरचना और व्याकरण का जो है वाक्य की संरचना किस प्रकार से जो है कर्ता, क्रिया, कर्म कहाँ पे प्रयोग होगा इसके बारे में ये वाक्य संरचना हो गया और व्याकरण कहाँ पे क्या प्रयोग करना चाहिए, व्याकरण के बारे में उनको ज्ञान होना चाहिए। थर्ड नंबर की बात करें तो रचनात्मक लेखन जैसे निबंध हो गया, पत्र हो गया और कहानी लिखने को के लिए जो है उनको प्रोत्साहित करना चाहिए कि कम समय में किस प्रकार से ठीक प्रकार से जो है कहानी हो गया, पत्र हो गया, निबंध हो गया लिख सकें। उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर में दिया है कि त्रुटियों को पहचान कर उन्हें सुधारने में मदद करना चाहिए। यानी जो बच्चे जो उच्चारण करते हैं वहाँ पे अगर किसी प्रकार से दिक्कत आ रही है उनको तो किस प्रकार से उसको पहचान कर जो है उसमें सुधार करना चाहिए। 17 नंबर में दिया है कि लेखन शिक्षण की विधियों का उल्लेख कीजिए। जो लेखन शिक्षण होता है किसी भी चीज़ को हम जब लिखते हैं तो उसकी जो विधियाँ होती हैं टीचिंग मेथड मतलब टीचिंग यहाँ शिक्षण विधियाँ जो होती है टीचिंग मेथड
लेखन की, उसके बारे में हमको उल्लेख करना है। तो यहाँ पे फर्स्ट दिया है कि सीधी विधि, तो वाक्य जो है लिखवाकर सिखाना, सीधी विधि। और एक हो गया व्याकरण आधारित विधि, यानी सही वाक्य का निर्माण किस प्रकार से, इस पे ध्यान देना चाहिए कि उसकी संरचना और व्याकरण से संबंधित अशुद्धियाँ ना हो। उसके बाद में है प्रत्यक्ष विधि। प्रत्यक्ष विधि में क्या होता है कि किसी विषय पर लेखन का अभ्यास कराना। प्रत्यक्ष विधि मतलब कोई भी विषय हो गया उस पर जो है लेखन का अभ्यास बच्चों को कराना चाहिए। संरचनात्मक विधि मतलब छात्रों को स्वतंत्र रूप से जो है रचना करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। उसके बाद में हमको 18 नंबर में बात करना है कि अर्ध विराम जो होता है और पूर्ण विराम होता है, इसका अर्थ स्पष्ट करते हुए उनके एक एक उदाहरण देंगे। तो इस प्रकार से हमने जो 12 प्रकार के जो विराम चिन्हों के बारे में बात किया, तो वहां से ये क्वेश्चन इंक्लूड उसमें हो गया। ये पढ़ाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हम लोग देख लेते हैं। फर्स्ट में यहाँ पे दिया अर्धविराम, अर्धविराम के बारे में पूछ रहा है। तो अर्धविराम हो गया, जैसे इसको जो है हमने बताया था कि अर्धविराम का ये वाक्यों के बीच में इसका प्रयोग किया जाता है, यानी बीच में रुकने का संकेत होता है। जैसे मुझे फल चाहिए, सेब, केला और आम, तो यहाँ पे उदाहरण हो गया। उसके बाद में यहाँ पे दिया है कि पूर्ण विराम। पूर्ण विराम क्या होता है, इसको वाक्य के अंत में रुकने के लिए, इसमें अंत में रुकने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो इसको जो है बीच में प्रयोग किया जाता है जो अर्धविराम होता है, और पूर्ण विराम जो होता है इसको अंत में किया जाता है। इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। उदाहरण की बात करें, यहाँ पे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आज विद्यालय जाऊंगा, यहाँ पे जो है पूर्ण विराम का यहाँ प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 18 क्वेश्चन यहाँ पे 2017 का क्वेश्चन पेपर जो है कंप्लीट कर चुके हैं। और इसका पीडीएफ अगर आप लोगों को चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा इसका। और अन्य पेपर को देखना चाहें तो आप लोग जो है टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं। तो अदर सब्जेक्ट जो है आप लोगों को ये हम लोग 2016 का कंप्लीट हो गया है ये मेरा। उसके बाद में 2017 का कंप्लीट हो गया है, और इसके बाद हम लोग जो है 2018 का जो है क्वेश्चन पेपर कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो इसका पीडीएफ आप सभी लोगों को टेलीग्राम चैनल पे प्राप्त हो जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। और सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप लोग जो है जुड़ सकते हैं हमसे। और क्लास का फीडबैक आप लोग कमेंट बॉक्स में जो है दे सकते हैं, किस प्रकार से ये वीडियो अच्छा लगा या नहीं लगा, ठीक है। तो वहाँ पे आप लोग अगर किसी भी प्रकार की दिक्कत आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में वहाँ पे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, और उसके बाद में जो तैयारी कर रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की, उनके पास शेयर भी कर सकते हैं अधिक से अधिक। और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, ठीक है, तो सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इस प्रकार से जो है हम लोग 2018 का यहाँ पे क्वेश्चन पेपर, 2017 का ये क्वेश्चन पेपर और 2016 का क्वेश्चन पेपर बिल्कुल कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद में अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे का प्रश्न पत्र बिल्कुल संपूर्ण पेपर को हल करेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।